नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर। हरियाणा विशेष में आज आपको कोरोना वैक्सीन के दूसरे फेज से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर भी अपडेट देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सरकार और किसानों के बीच होने वाली 12वें दौर की बैठक की, जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं और हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है कि किसान अगली बैठक में सरकार के कानून स्थगन के प्रस्ताव को मानेंगे या फिर एक बार फिर से सरकार को निराशा ही हाथ लगेगी। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली की तमाम सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। ट्रैक्टर परेड को लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं। तमाम परेशानियों के बाद भी किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। वहीं सरकार और किसानों के बीच बुधवार को हुई 11वें दौर की वार्ता के बाद ऐसा माना जा रहा है कि समस्या का कोई हल निकल सकता है। इसके साथ ही किसान लगातार बैठक कर आंदोलन के लिए आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। वहीं ट्रैक्टर परेड को लेकर भी मामला गर्माता जा रहा है। गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच बैठक हुई, लेकिन ये बैठक भी सरकार और किसानों वाली बैठक की तरह बेनतीजा रही। बैठक में किसान आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड करने की मांग पर अड़े रहे और पुलिस ने इससे साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में किसानों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जा सकती। पुलिस की ओर से केएमपी एक्सप्रेस वे पर छोटी रैली निकालने का ऑप्शन दिया गया, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया। दिल्ली पुलिस एक सुचारू रूप से रिपब्लिक डे परेड को कराने के लिए प्रतिबद्ध है और हम कराएंगे उसको। हम ऑटो रिंग रोड हमारे लिए देना मुश्किल है। हमारा जो है कि ऑटो रिंग रोड हमारा हक है कि हम ऑटो रिंग रोड शुरू करेंगे। और उसके बाद सरकार ने ये बोला है कि आउटर रिंग रोड पर बहुत इंस्टॉल हुए हैं, बहुत सारा कंटेनेंसी प्लान के अंदर आता है। 26 जनवरी है, इसलिए मुश्किल है, तो हम उसको बोलते हैं वही करेंगे। आपको देखिए, हमको मंजूर नहीं है कोई के बाद एमपी मंजूर नहीं है। और हमारा ये मानना है कि हम उनको ये फैसले कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर ही करेंगे, आउटर रिंग रोड के ऊपर करेंगे। फिर उनका कहना है कि ठीक है, हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर ही आपका परेड को कैसे आयोजित। सरकार को भले ही अगली बैठक से समाधान की उम्मीद है, लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक कृषि कानूनों को मोदी सरकार रद्द करने का फैसला नहीं लेती, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। जो नोटिस आ रहे हैं, एनआई के नोटिस आ रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, 307 तक के मुकदमे लिख रहे हैं, एमएसपी का सवाल है, तो बहुत सवाल है। ये जानना चाहेंगे कि कल क्या रहा, थोड़ा सा वो जानना चाहेंगे, और आपका स्टैंड उस पर क्या था? नहीं, कल उन्होंने लास्ट में एक अपना प्रपोजल वो लेकर आए और उन्होंने कहा कि हमारा प्रपोजल है, आप इस पर सलाह करो और आप और जो भी कहोगे हम वो कर देंगे। कानून रिफिल मत करवाओ और जो आप कहोगे वो कर देंगे, ये उन्होंने एक आखिरी में कहा। तो आप क्या करवाने जा रहे हैं? जो बीच का इससे हटकर कोई रास्ता क्या है? अभी ये सब कमेटी का निर्णय है, कमेटी में बात करेंगे और फिर सरकार को हम बता देंगे। वहीं किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है। केंद्र सरकार ने 1.5 से 2 साल तक कानून को स्थगित करने का प्रस्ताव दिया, तो विपक्ष ने हमले और तेज कर दिए। विपक्ष का कहना है कि सरकार के प्रस्ताव से साफ है कि कानून किसानों के हित में नहीं है और किसान जो मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज है। इसमें एक बात तो साफ जाहिर है, जो ये कानून है जिस क्षेत्र में आज ये है, ये कांग्रेस किसान के हित के नहीं है। इसी वास्ते केंद्र सरकार ने भी अपना रवैया बदला है और एक बात उन्होंने कही है, अब ये किसान विचार कराएंगे, एक कमेटी की डिस्कशन होगी, किस लेवल की कमेटी बनेगी, उसके विचार विमर्श के बाद ही फैसला लेंगे। ये किसानों को फैसला लेना, वो कल जो है अपना फैसला बताएंगे। इसके अलावा इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा है कि जब कृषि कानूनों के लिए दस्तावेज तैयार हुए थे, तभी से इनेलो कानूनों के खिलाफ है। दिल्ली किसी की विपत्ति थोड़ी है। उस दिल्ली में जितने लोग बैठे हैं वो सारे के सारे
किसान के भरोसे पे बैठे हुए हैं। अगर किसान उनको अपना वोट ना देता तो आज वो इस तरह के निर्णय थोड़ी लेते। इसलिए मान के चलो जो मार्च होगा उस मार्च में किसी किस्म की मेरे हिसाब से नहीं लगता कि किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ हो। जाहिर है किसान आंदोलन की आग तेज है और सियासतदार भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। वहीं सरकार की तरफ से लगातार अगले दौर की बैठक में बात बनने की उम्मीद जताई जा रही है। पूर्व में भी और आज भी हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए। तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें और जो समाधान हो उस समाधान को आगे बढ़ाया जाए। मुझे लगता है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है। साफ है अब उम्मीद 12वें दौर की बैठक पर टिकी है कि मामले का कोई हल निकलता है या नहीं। सरकार के प्रस्ताव पर किसान क्या जवाब देते हैं और मामला सुलझता है या फिर हालात जस के तस बने रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो एक तरफ किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं दूसरी तरफ 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर भी किसान एकजुट दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली की पुलिस तमाम समझाइश के बावजूद किसानों को साफ यहां पर कहना है कि वो राजधानी में ट्रैक्टर परेड करके रहेंगे और इसके लिए तैयारियां भी जोरों पर है। ये तस्वीरें देखकर ही आप किसानों के हौसले का अंदाजा लगा सकते हैं और साथ ही अनुमान लगा सकते हैं कि गणतंत्र दिवस पर गरजने के लिए किसान कितने उत्साहित हैं और कितने तैयार भी। ट्रैक्टर लगातार पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। पंजाब के अमृतसर और तरन तारण से करीब 2000 ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ निकले। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर रुककर किसानों ने लंगर भी चखा। इस दौरान किसानों का कहना था कि अभी और ज्यादा संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਇੰਨਾ ਆ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ उन्नी देर ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ शांति ਦੇ ਨਾਲ नहीं बैठांगे। अब पंचकुला के बरवाला की ये तस्वीरें भी किसानों का जुनून बयां करने के लिए काफी हैं, जहां हजारों ट्रैक्टरों के साथ रैली निकाली गई। बुजुर्ग से लेकर युवा किसानों का समर्थन करते नजर आए। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अपने ये काले कानून वापस ले ले, नहीं तो ये इतना बड़ा आंदोलन होगा ये आने वाले टाइम में हरियाणा सरकार तो 1 महीना भी मुश्किल से शायद चल पाए, क्योंकि इस्तीफा सारे एमएलए के घर को घेरा जाएगा और सबसे इस्तीफा मांगा जाएगा। पंचकुला के बाद अब सिरसा का नजारा भी देख लीजिए। जिले के अलग अलग गांव में किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। किसान आंदोलन का समर्थन कर सरकार के प्रति अपना रोष जाहिर किया जा रहा है। इसी कड़ी में डिंग क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने अनाज मंडी में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ यहाँ अनाज मंडी डिंग मंडी में इकट्ठे हुए हैं। यह पूरी डिंग मंडी होते हुए पूरे गांव में होते हुए मोचीवाड़ी,
कुकर थाना और जोधगा होते हुए बाउदी टोल प्लाज्मा पे जाएगी और किसान एकता को प्रतीक करेगी। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला खुद ट्रैक्टर चलाकर रेवाड़ी पहुंचे और आंदोलनकारी किसानों से बातचीत की। 26 जनवरी को ट्रैक्टर यात्रा में शामिल होने के सवाल पर अभय चौटाला ने कहा कि जहां भी ड्यूटी लगेगी पीछे नहीं हटूंगा। केंद्र की सरकार के लिए गए गलत निर्णय जो है उसको वापस लेने पे मजबूर होना पड़े। हालात जिस किस्म के बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है कि मोदी जी को समझ में आ जाना चाहिए और मोदी जी को तुरंत अपनी गलती का एहसास करके 26 जनवरी को ये कह देना चाहिए कि मैं इन काले कानूनों को वापस ले रहा हूँ, किसान से इसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ, किसानों से किए हुए वायदों को पूरा करने के लिए इसी लोकसभा के सत्र में नए कृषि के कानून बना करके MSP की कानून बना करके और उसके साथ साथ स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करें और किसान का कर्जा माफ करें। सर, क्या 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली में आप भी शामिल होंगे? आपको क्या लगता है? तो 26 को होऊंगा शामिल। जहां मेरी ड्यूटी लगेगी वहीं ट्रैक्टर पे खड़ा मिलूंगा। प्रदेश के मेवात में भी किसान 26 जनवरी को दिल्ली कूच करेंगे, जिसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। किसानों का कहना है कि 23 जनवरी को जुहेरा बॉर्डर से सुनहरा बॉर्डर तक ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये जो आंदोलन है ये किसानों का है, किसी जाति का नहीं है और ये आंदोलन जब तक हमारा चलता रहेगा, जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा। तारीख से धरना चल रहा है और ये जब तक ये कृषि कानून जो सरकार ने निकाले हैं, जब तक सरकार इनको वापस नहीं लेगी तब तक ये धरना प्रदर्शन यहाँ चलता रहेगा और हम लोग इसी तरह यहाँ डटे रहेंगे। वहीं भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी साफ कर दिया है कि किसान आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड निकाल कर ही रहेंगे और किसानों के इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। परेड तो होगी, लोग तो चल दिए, बीच में नहीं रोकना चाहिए लोगों को। दिल्ली तो जिसको देखनी है दिल्ली तो आएंगे ना देखने। हाँ, दिल्ली इतनी खूबसूरत जगह है, दिल्ली इसको कैसे छोड़ देंगे देखने। जाहिर है किसानों ने पूरे मन से 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की तैयारी कर ली है और किसी भी सूरत में किसान अपना मन बदलने के मूड में नहीं है। शुक्रवार को एक बार फिर दिल्ली पुलिस किसानों से बातचीत करेगी, लेकिन किसानों के रुख को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकाल कर ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा और कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। अपने संबोधन में कुमारी शैलजा ने कहा कि कार्यकर्ताओं को सरकार के साथ डटकर मुकाबला करना है और संघर्ष भी करना है। इस दौरान प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि वो पिछले 2 दिनों से इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि संगठन के बारे में जमीनी स्तर पर जानकारी हासिल कर सकें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस आंदोलन में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आज के दिन अनेकों चुनौतियां हैं हमारे सामने। जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं। तो ऐसे समय में आगे के लिए कांग्रेस पार्टी को जहां एक और ग्रास रूट पर मजबूती देनी है, दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामने खड़ी गई चुनौती है, उसका भी कैसे सामना किया जाए, इन सभी बातों के बारे में और अन्य बातें जो भी लोग कहना चाहें, बताना चाहें, उसके बारे में ये मीटिंग है। का मुद्दा है, किसान सड़क पर हैं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है राहुल जी के नेतृत्व में, ये सब बातें हैं। आज इस देश में 80% किसान 2 हेक्टेयर से कम की भूमि के मालिक हैं, जैसा रिपोर्ट बताती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, मुद्दे हैं। आज किस तरीके से 60 दिन होने को आए और किसान आज सड़कों पर बदहाल है। वो सरकार जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, क्या किसान आज जिस तरीके से है, जिस सरकार ने कहा कि हम जिस समय शासन में आना था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े वादे किए थे
कि इनकी आय को दोगुना करा दिया जाएगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। आज मात्र 2016 से और 20 तक किसान की आय में वृद्धि मात्र 3% की हुई है। तो ये सब आंकड़े हैं और किसान की जो बदहाली हो रही है, और कृषि क्षेत्र ही ऐसा रहा है इस साल जिसने वृद्धि दिखाई है। आप उसी को जो जिसे कहते हैं ना, जो आपका पेट भर रहा है उसी के पेट पर आप लात मार रहे हैं। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ऑफ्रेल एओ ने हरियाणा के साथ कृषि, पशुपालन, डेयरी, खेल, कौशल विकास और होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए विशेष रुचि दिखाई है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ एक बैठक की। बैरी ऑफ्रेल एओ ने ऑस्ट्रेलिया और हरियाणा के बीच विभिन्न मुद्दों पर आपसी सहयोग की समीक्षा की और भविष्य के लिए भी सहयोग करने की दिशा में विचार विमर्श किया। बैठक में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री JP दलाल भी उपस्थित रहे। तो वे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हाउसिंग फॉर ऑल के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाद में इस योजना को राज्य के अन्य बड़े शहरों में भी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में स्लम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सस्ती आवास सुविधाएं मुहैया करवाना है। मुख्यमंत्री के निर्देश दिए गए हैं कि पुनर्वास योजना हाउसिंग फॉर ऑल विभाग द्वारा तैयार की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस योजना के तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि फ्लैटों के निर्माण के लिए स्थल शहर के भीतर स्थित हो और झुग्गी झोपड़ी वालों और उनकी सहमति से आवासीय फ्लैटों में स्थानांतरित किया जाए। बात कोरोना वैक्सीनेशन की, जहां पर इस वक्त वैक्सीनेशन का पहला फेज चल रहा है और उम्मीद है कि कोरोना वैक्सीनेशन का पहला चरण अप्रैल के अंत तक पूरा हो जाएगा और इसके साथ ही दूसरे फेज में किस किस को टीका लगेगा ये भी तय हो चुका है। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र वालों का नंबर आएगा और साथ ही 50 साल से ज्यादा वाले जनप्रतिनिधियों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। तो साथ ही दूसरे फेज में प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्रियों का भी टीकाकरण हो सकता है। इस वक्त पूरे देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का पहला फेज चल रहा है, तो इसी बीच वैक्सीनेशन के दूसरे चरण को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू होते ही लोकसभा से लेकर विधानसभा क्षेत्र में विशेष अभियान संचालित किए जा सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के मुख्य प्रतिनिधि पर होगी। जानकारी के मुताबिक वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों को कोरोना का टीका लगेगा। दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हमारे देश में लगभग 8 लाख लोगों को कल तक टीका लग गया। उसमें भी कोई गिनती के लोगों को ये इस तरह की जो साइड इफ़ेक्ट हुए हैं जो कि साधारणतः नॉर्मल वैक्सीन्स में होते हैं। और वैक्सीन्स की कितनी हमारे जीवन में उपयोगिता है, इसको भारत से ज़्यादा कोई दूसरा शायद नहीं समझ सकता। दूसरे चरण में देश के उन 75% सांसद, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को टीका दिया जाएगा जिनकी आयु 50 या उससे ज्यादा है। इनमें से अस्वस्थ जनप्रतिनिधियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्र के हिसाब से जिन जनप्रतिनिधियों को दूसरे फेज में वैक्सीन लगेगी उनमें 75% सांसद, 95% भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, 82% राज्य मंत्री, 76% मुख्यमंत्री, 2 पूर्व पीएम और 1 मुख्यमंत्री का नाम सबसे ऊपर है। आंकड़े के मुताबिक लोकसभा में 343 और राज्यसभा में 200 सांसद की उम्र 50 साल या उससे ज्यादा है। इसके अलावा देश में कई जनप्रतिनिधियों की उम्र 80 साल या उससे भी ज्यादा है। इन्हें दूसरे चरण में प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले टीका दिया जा सकता है। इनमें 2 पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और HD देवगौड़ा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी शामिल हैं। समय है, जनवरी का महीना जो है हमारे लिए ढेर सारी संतोषजनक बातें लेकर आया है। बड़े मेहनत के साथ पिछले 5 महीने में हमारा जो नेशनल
एक्सपर्ट ग्रुप है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का, उसने डॉक्टर वी.के. पॉल और राजेश भूषण जी की अध्यक्षता में बहुत विस्तार से 5 महीने इसके ऊपर काम किया है। हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी अधिकारियों ने इसके ऊपर बहुत गहराई से सारे देश को मार्गदर्शन किया है, डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाई है और फिर सारे देश के अंदर पूरे संपूर्ण भारत में ड्राई रन, ट्रायल रन, मॉक ड्रिल, मॉक एक्सरसाइज, उसको कुछ भी बोलें, वो सब कुछ करने के बाद सफलतापूर्वक 16 तारीख को ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के पहले फेज के तहत 7 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीके का पहला डोज दिया जा चुका है। स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के बाद दूसरा चरण शुरू होगा। भारत में अब तक कोरोना की 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इसके अलावा 4 वैक्सीन पर काम चल रहा है और बीते दिन ही एक नेशनल वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी मिली। वहीं वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है और लगातार और सामने आ रही खामियों को भी दूर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एचटेट का परीक्षा फल घोषित कर दिया। आपको बता दें, पीआरटी यानी लेवल 1 का परीक्षा परिणाम 7.04% रहा, तो वहीं टीजीटी का परीक्षा परिणाम यहां पर 5.15% रहा है, जबकि पीजीटी लेवल 3 का परीक्षा परिणाम यहां पर 7% रहा है। उस अभ्यर्थी थे और 1,67,694 महिलाएं अभ्यर्थी थी। लेवल वाइज बात करें तो लेवल 1 पीआरटी में 66,883 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें से 20,553 पुरुषों ने और 20,563 पुरुषों में से 1,863 पुरुष पास हुए। 46,330 महिलाओं में से 2,843 उत्तीर्ण हुई। उसी प्रकार पुरुष अभ्यर्थियों का पास प्रतिशत इसमें लेवल 1 में 9.06% रहा। महिला अभ्यर्थियों का पास प्रतिशत 6.14% रहा। खबर यमुनानगर से, जहां के गांव सुडले का रहने वाला एक व्यक्ति उस समय सत्ता में आ गया जब उसके घर एक के बाद एक 5 गाड़ियों की आरसी पहुंच गई। और हैरत की बात तो यह है कि व्यक्ति ने कोई गाड़ी नहीं खरीदी, मगर 5 गाड़ियों की आरसी उसके घर पहुंच गई। इतना ही नहीं, पंजाब पुलिस की एक गाड़ी के चक्कर में ढूंढती हुई उसके घर पहुंची और उसे गाड़ी के बारे में जानकारी लेने लगी। फिर युवक ने बताया कि उसने आज तक कोई गाड़ी खरीदी ही नहीं। उसके पास व्यक्ति ने यहां पर घबराकर इसकी शिकायत लघु सचिवालय पहुंचकर जगाधरी एसडीएम और आरसी अथॉरिटी को दी। उसके बाद उसने एक शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक को देते हुए उस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, जिसने उसके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर यह आरसी बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि आरसी दे दो और अमित नाम का लड़का है यहाँ पे, तो उसने ब्लैक लिस्ट में करवा दी और आरसी अपने पास रख ली। तो उसके बाद कल फिर मेरे पास फोन आया जी, डीलर है एक सेठी, तो कह रहा कि तेरे नाम की 2 आरसी और मेरे पास हैं। और उसने ये भी बोला, ये नहीं पता कि कितनी आरसी और हैं, 20 गाड़ियाँ 50 गाड़ियाँ तेरे नाम हो सकती हैं, जिसका मुझे पता ही नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो आरसी हैं वो कौन कौन सी गाड़ियाँ की और आपने खरीदी है वो गाड़ियाँ? मेरे पास गाड़ियाँ ही नहीं है, मैं क्यों खरीदता, और जो खरीदता तो आरसी क्यों? तो आरसी पे जो एड्रेस है, जो डॉक्यूमेंट है, वो आपके लगे हुए हैं? हाँ, मेरे डॉक्यूमेंट है, सेम है, मतलब एड्रेस भी, नाम भी, फादर नेम भी, सब सेम। तो आपने कहाँ कंप्लेंट दी है इसकी? कंप्लेंट दी है कल परसों दी थी एसडीएम दफ्तर में, और आज एक देंगे एसपी साहब को। हमने उस शिकायत का उसी टाइम हमारे जो एमआरसी होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है, उसके पास भेज दी, इसकी जांच करो, और एक कॉपी हमने एसपी साहब के पास भी भेज दी भी ये जो इस तरह कागजी डॉक्यूमेंट हमारे ऑपरेटर हैं उनके द्वारा जो हमारा रिकॉर्ड है या जो हमारा कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है उसमें छेड़खानी करके किस तरीके से करी है उसकी भी जांच। इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।